ये है मराठा सूबा शासन का दौर। मोटे तौर पर कहें तो 1788 से 1818 के बीच का समय। हमारे पास जो दस्तावेज हैं वो बताते हैं कि कैसे नागपुर के भोसले शासकों ने छत्तीसगढ़ पर अपना नियंत्रण रखा। तो चलिए इन दस्तावेजों की गहराइयों में उतरते हैं, देखते हैं क्या मिलता है। बिल्कुल। और ये समझना जरूरी है कि ये सूबा शासन ये असल में था क्या। ये एक व्यवस्था थी जिसे वेंकोजी भोसले ने 1787 के आसपास शुरू किया था। सूबा मतलब प्रांत, पर यहाँ मकसद सिर्फ प्रशासन चलाना नहीं था। मेन फोकस था छत्तीसगढ़ से ज्यादा राजस्व मतलब पैसा वसूल कर नागपुर भेजना। अच्छा, तो मतलब ये शासन व्यवस्था कम और एक तरह का रेवेन्यू कलेक्शन सिस्टम ज्यादा था। दस्तावेज तो कुछ ऐसा ही इशारा करते हैं कि सूबेदार की काबिलियत से ज्यादा ये देखा जाता था कि कौन ज्यादा पैसा वसूल कर देने का वादा कर रहा है। हाँ, बिल्कुल सही। यही इसकी सबसे कह सकते हैं अहम और विवादास्पद बात थी। सूबेदार, जिनका हेडक्वार्टर रतनपुर में था, उन्हें दीवानी, फौजदारी, सैनिक मतलब सारे अधिकार तो थे, लेकिन उनकी असली ड्यूटी, असली जिम्मेदारी नागपुर के खजाने को भरना थी। प्रशासन कैसा चल रहा है, लोगों की भलाई, इन सब पर जोर नहीं था। और इसी वजह से ये जो लगभग 30 साल का दौर था ना, इसे छत्तीसगढ़ के इतिहास में अक्सर शोषण और अव्यवस्था का काल कहा जाता है। अंदाजा लगाइए, इस दौरान करीब 36 लाख रुपए वसूले गए। 36 लाख! उस जमाने में तो ये बहुत ही बड़ी रकम रही होगी। हाँ, बहुत बड़ी रकम। जाहिर है इसका असर तो जनता पर पड़ा ही होगा। तो क्या इस दौर में कुछ बड़े बदलाव भी हुए, या मतलब सारे सूबेदार एक जैसे ही थे, बस पैसा वसूलने वाले? देखिए, शुरुआत हुई महिपत राव दिनकर से 1788 से 90 तक। इनके समय में एक यूरोपीय यात्री थे, मिस्टर फॉरेस्टर। वो रायपुर आए थे, और ये भी कहते हैं कि रायपुर का जो बूढ़ा तालाब है वो इन्होंने ही बनवाया था। अच्छा, ये तो एक कंस्ट्रक्टिव काम हुआ। हाँ, कुछ हद तक, लेकिन एक बड़ा प्रशासनिक बदलाव आया अगले सूबेदार के समय। विट्ठल राव दिनकर, वो 1790 से 96 तक रहे। इन्होंने पुरानी खालसा व्यवस्था को बदला। खालसा में क्या था कि जमीन का राजस्व सीधा राज्य को जाता था। इन्होंने शुरू की परगना पद्धति। परगना पद्धति ये क्या थी, थोड़ा और बताएंगे? हाँ, इसमें उन्होंने ऐसा किया कि छत्तीसगढ़ के जो 36 गढ़ थे, हाँ, उनको 27 परगनों में, मतलब आज के हिसाब से समझिए कि जिलों में बांट दिया, और हर परगने में एक कमावेजदार नियुक्त किया। वो वहां का मुख्य राजस्व और प्रशासनिक अधिकारी होता था। तो मतलब पावर को डिसेंट्रलाइज किया, लेकिन शायद रेवेन्यू कलेक्शन को और एफिशिएंट बनाने के लिए? हाँ, कह सकते हैं। एक तरह से राजस्व वसूली को और ज्यादा संगठित और शायद सख्त बनाने का तरीका था ये। इसी दौरान एक और यात्री जेटी ब्लंट, वो भी छत्तीसगढ़ आए थे। तो व्यवस्था बदली, लेकिन शायद मकसद वही रहा, ज्यादा से ज्यादा राजस्व। अच्छा, इस दौरान पिंडारियों का भी जिक्र आता है ना? ये कौन लोग थे, इनका क्या रोल था? हाँ, बिल्कुल। केशव गोविंद, जो 1797 से 1808 तक रहे और ये सबसे लंबे समय तक सूबेदार रहे थे, उनके वक्त में पिंडारियों का पहला हमला हुआ। पिंडारी असल में आप समझिए कि लूटमार करने वाले लड़ाकों के बड़े गिरोह थे। कोई 25,000 तक की संख्या बताते हैं इनके। 25,000? जी। और जैसे जैसे भोसले प्रशासन अंदरूनी झगड़ों और कमजोरी का शिकार हुआ, खासकर बिकाजी गोपाल के समय, जो 1809 से 17 तक थे, पिंडारियों का आतंक बढ़ता ही गया। वो छत्तीसगढ़ में घुसकर भारी लूटपाट मचाते थे। बाप रे। इसी दौर में रघुजी द्वितीय की मृत्यु भी हुई और अंग्रेजों का दखल भी बढ़ने लगा। लॉर्ड हेस्टिंग्स ने तो भोसले प्रशासन को काफी कमजोर और नाकारा तक कह दिया था। समझ गए। तो मतलब एक तरफ भोसले शासन की अंदरूनी कमजोरी, दूसरी तरफ ये पिंडारियों का आतंक, और फिर अंग्रेजों का बढ़ता दबाव। बड़ा मुश्किल दौर रहा होगा। तो इस सूबा व्यवस्था का अंत कैसे हुआ फिर? जो आखिरी सूबेदार थे वो थे यादवराव दिवाकर, 1817-18, बस एक साल के करीब। उनके समय तक हालात काफी बिगड़ चुके थे। आखिरकार 1818 में अंग्रेजों की मदद से पिंडारियों का सफाया किया गया, और इसी के साथ अंग्रेज रेजिडेंट थे जेनकिंस, उन्होंने ये सूबा व्यवस्था ही खत्म कर दी और छत्तीसगढ़ का प्रशासन चलाने के लिए सीधे ब्रिटिश अधीक्षक नियुक्त कर दिए गए। अच्छा, तो इस तरह से इस 30 साल के दौर का अंत हुआ। तो कुल मिलाकर देखें तो ये 30 साल छत्तीसगढ़ के लिए काफी मुश्किल भरे रहे। एक ऐसी व्यवस्था जिसका आधार ही सिर्फ पैसा वसूलना था, उसने जाहिर तौर पर अस्थिरता और शोषण को ही जन्म दिया। ये अंग्रेजी राज आने से ठीक पहले का एक कह सकते हैं ट्रांजिशन पीरियड था।